हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है। तो हमारा जो है क्लास 11th का सेशन चालू हो चुका है। आज हम जो है लेक्चर नंबर सेकेंड कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, ना सिर्फ 11th के लिए बल्कि 12th क्लास के बोर्ड के लिए भी, क्योंकि 11th और 12th इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। 12th में कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन 80% सेम होता है। तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से समझो ताकि 12th में भी आपको हेल्प मिल जाए। इससे पहले आप जो है बाकी के लेक्चर मैंने अपलोड करें, आप यूट्यूब पे जाओ, प्लेलिस्ट ओपन करो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और उसमें देखिए तो आपको जो है बाकी के लेक्चर मिल जाएंगे। तो आज जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने वाले हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म्स, ब्रांच या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। आज हम बेसिकली समझेंगे ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पता होना चाहिए, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो हर गतिविधि, वो हर काम जो इनकम कमाने के लिए किया जाता है। वेल्थ यानी पैसा, इनकम या वेल्थ दोनों की बात हो रही, पैसा कमाने के लिए जब किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कोई डॉक्टर है ना, वो अपना काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टीचर हूँ मैं, है ना, टीचिंग कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो हर वो काम जो पैसे कमाने के उद्देश्य से किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है ना। ब्रांचेस, अब सीधी सी बात है बेटा, ब्रांचेस लिखा हुआ है मतलब क्या होगा, कुछ चीज़ों को हम पढ़ेंगे जो एक से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक होती तो हम ब्रांच लिखते हैं, ब्रांच क्या लिखते हैं, हम तो सीधा उसी को पढ़ते हैं ना। ब्रांचेस लिखा है मतलब बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उससे पहले हम कुछ चीज़ को समझते हैं। देखो, ये जो पूरे मार्केट है, मार्केट क्या बोला मैंने, मार्केट है, उसमें कुछ ना कुछ काम होते रहते हैं। अगर वो काम ना हो तो उसके बिना कुछ चलेगा ही नहीं। सबसे पहले हम लोग, क्या लिखा मैंने, हम लोग जो है, हम जो है ना कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं मार्केट में। भूख लग रही है, खाना खाना है, मार्केट से कुछ मंगवा लिया, है ना। पैसे आ गए, शॉपिंग करना है, मार्केट में जाके शॉपिंग कर ली। बाइक लानी है, बाइक लेके आ गए, या फ़ोन लाना है, फ़ोन लेके आ गए। तो हम लोग जो हैं, क्योंकि हम डिमांड करते हैं तो हम कहलाते कंज्यूमर, जो कि डिमांड करते हैं। ठीक है, अब जो भी हमने डिमांड करी वो हमने यूज़ करा, जो भी चीज़ हम लाए उसका यूज़ करा, तो हम बोलते हैं कि हमने उसका कंजम्पशन करा, कंजम्पशन करा, उसका उपयोग करा। अब याद रखना, कंजम्पशन के बिना मार्केट किसी काम का ही नहीं है। सोचो, इस जगह पर जितने भी हम लोग रह रहे हैं, हम चीज़ों को इस्तेमाल करना ही छोड़ दें तो मार्केट चलेगा कैसे? क्योंकि हम चीज़ों को यूज़ करते हैं और हम मार्केट में जाकर वो चीज़ें लाते हैं। अगर हम बोले कि हमें यूज़ ही नहीं करना, कुछ चीज़ें खरीदनी नहीं है, कुछ यूज़ ही नहीं, हम तो ऐसे सिंपल ही बढ़िया है, संन्यास ले लिया, मोह माया है, तो सोचो मार्केट चलेगा कैसे? और सब लोग अगर ऐसा सोच ले तो फिर मार्केट कैसे चलेगा? यानी मार्केट तभी चल पाएगा जब कंज्यूमर यानी हम लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन यानी कि चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है, समझ गए होंगे आप, तो पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी या पहली ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है कंजम्पशन, यानी कि उसका इस्तेमाल करना, उपयोग करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि उपयोग, वस्तुओं का उपयोग ही जो है मार्केट को बनाए रखता है। हम चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसका कंजम्पशन करते हैं, और वापस से हम नई चीज़ों का डिमांड करते हैं, वापस से उसका कंजम्पशन करते हैं, वापस से नई चीज़ों का डिमांड करते हैं। तो कहाँ न कहाँ कंजम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी रहता है। तो पहली ब्रांच आपने समझी। अब सोचो, अगर आपने चीज़ों का इस्तेमाल करा, वो ख़त्म हुई तो आप वापस नहीं लाओगे। यानी कि कोई ऐसी ब्रांच भी है जो, एक तो हम हो गए जो हम इस उसका यूज़ कर रहे हैं, तो एक ब्रांच ऐसी भी है जो उसको यूज़ नहीं कर रहा, वो उसको बना रहा है। सोचो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। यानी एक इकोनॉमिक ब्रांच हो गई कंजम्पशन, तो दूसरी हो गई प्रोडक्शन।
यानी कि एक हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो उत्पादन करता है। ओके, समझ में आया। फिर अगर एक कंजम्पशन और प्रोडक्शन का काम हो रहा है, मतलब कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब एक्सचेंज भी हो रहा होगा, क्योंकि बिना एक्सचेंज किए, बिना अदला बदली किए तो एक वस्तु दूसरे लोगों के पास जाएगी कैसे। यानी कि कंजम्पशन वाले क्या करेंगे, प्रोडक्शन करने वाले को पैसा देंगे, मनी, और फिर मनी के बदले जो प्रोडक्शन वाले हैं वो कंजम्पशन करने वालों को गुड्स एंड सर्विस देते हैं, गुड्स एंड सर्विस देते हैं। तो एक्सचेंज का भी काम होता है। मतलब पहली ब्रांच हमने पढ़ी कि कंजम्पशन है, जिस पर सारा मार्केट डिपेंड करता है। और अगर कंजम्पशन हो रहा है मतलब मार्केट में डिमांड हो रही है, और डिमांड हो रही है मतलब सप्लाई करने वाला प्रोड्यूसिंग यूनिट भी चाहिए होगा, यानी प्रोडक्शन एक निकल के आता है। अब कंजम्पशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मतलब उसको अदला बदली करने वाला एक्सचेंज, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ये पढ़ी हमने। फिर और क्या आती है, फिर फोर्थ आती है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। अब बांटना किसको, नेशनल इनकम की बात होगी यहाँ पर। जो हमारी नेशनल इनकम है, राष्ट्र की जो हमारी आय है, जैसे हमारे देश में जितनी भी हमारे एक साल में जो भी हमारे देश ने इनकम कमाई, उसको बांटना। किस में बांटना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बांटना। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है समझेंगे। और एक और लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक ब्रांच जो होती है, वो एक्टिविटी ब्रांच होती है, फॉर्म्स होता है, जो भी होता है, डिपार्टमेंट होता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस। तो ये जो 5 इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इन्हीं को हम जो है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। पहला प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस। ये 5 इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही हम जो है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और पूरा इकोनॉमिक्स इन 5 ब्रांच से निकला हुआ है। क्योंकि कंजम्पशंस में हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं कि कंज्यूमर क्या करता है, कैसे बिहेव करता है, कंज्यूमर की डिमांड क्या होती है। क्योंकि मार्केट, अगर आपको मार्केट में उतरना है तो आपको समझना पड़ेगा कि लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, और इकोनॉमिक्स इसी के बारे में बात करता है। तो एक कंजम्पशन ऐसी चीज थी जिसने इकोनॉमिक्स को बनाया। अब कंजम्पशन हो रहा है तो फिर उसको, कंजम्पशन हो रहा है मतलब क्या, चीजों को बनाने वाला भी चाहिए होगा, उसी को तो कंजम्पशन कहेंगे। यानी फिर प्रोडक्शन निकल के आता है। प्रोडक्शन निकल के आया, क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्राइस रखना है, मार्केट में वो प्रोडक्शन जो हमारा प्रोडक्ट है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, मार्केट में बाकी भी प्रोडक्ट है तो उससे हमारा कंपटीशन कैसे होगा, उस प्रोडक्ट की कीमत क्या रखें। यानी कि प्रोडक्शन, फिर आधी इकोनॉमिक्स हमने प्रोडक्शन से बना दी। फिर एक्सचेंज, अदला बदली, है ना, कि भाई जो है मनी, एक तरफ मनी देंगे तो दूसरी तरफ जो है गुड्स एंड सर्विस आएगी। बहुत ज़्यादा अगर मार्केट में मनी है तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगाई कम होगी या ज़्यादा होगी। यानी एक्सचेंज के बदले भी हम जो है आधा इकोनॉमिक्स हम एक्सचेंज के बदले में निकल के आता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर प्रोडक्शन में ना, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और फिर लास्ट है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में बेसिकली गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आया, गवर्नमेंट की आगे की प्लानिंग क्या है, कहाँ पर खर्चा करना देश में, तो वो हम पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं। तो ये 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज या ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिनसे इकोनॉमिक्स बनी है हमारी, खासकर 11th-12th की। ओके, तो और खासकर 12th की अगर एमपी बोर्ड की हम बात करें तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हो जाती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब वन बाय वन हम अगर समझे कि ये होता क्या है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें प्रोडक्शन की, सबसे पहले हम समझते हैं बेटा प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो होता है वो आपको अगर समझना हो, 2 चीज याद रखना। एक, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और दूसरा है एड वैल्यू। अब ठीक है, याद रख लोगे, लेकिन ये होता क्या है कौन समझाएगा, ये मैं समझाऊंगा। देखो बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आप जैसे जंगल में गए, एक लकड़ी लेके आए, है ना, जंगल से। अब वो जो लकड़ी है, चलो मान लो आपने खरीदी। अब जब आपने उसको खरीदा तो मान लो उसको आपने 1,000 रुपये देकर खरीदा। अब आपने सोचा यार एक काम करते हैं, अपन तो कॉमर्स के लोग हैं, अपन तो इकोनॉमिक्स के लोग हैं, बच्चे हैं,
क्यों ना इससे पैसा कमाया जाए। तो अपन ने उस लकड़ी का इस्तेमाल करा और फर्नीचर बना दिया। अब जब आपने फर्नीचर बनाया उसका, ठीक है, कोशिश करते हैं बनाने का। फर्नीचर बनाया। अब फर्नीचर जब बनाया तो मुझे बताओ कि क्या वो 1,000 रुपये में बिक जाएगा मार्केट में? आप 1,000 में बेचोगे? नहीं। बोलो सर हम तो उसके जो है एक जीरो और बढ़ा देंगे, 10,000 में बेचेंगे। कितने में बेचोगे? 10,000 में। तो आपने एक बात करा, आपने एक बात नोटिस करी, आपने प्रोडक्शन करा, आपने उत्पादन करा। लकड़ी के बदले में आपने क्या बना दिया? फर्नीचर। तो करा था आपने प्रोडक्शन का काम, उत्पादन का काम। तो अब इसमें मैंने बताया था कि प्रोडक्शन वो चीज़ है जिसमें क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता बढ़ती है। तो लकड़ी से जब आपने फर्नीचर बनाया तो क्या फर्नीचर की जो यूटिलिटी है, यूज है, उसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कि लकड़ी की और फर्नीचर दोनों की जो यूज एक जैसा रहता है? फर्क पड़ा। मतलब हमने क्या करा? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, हमने उपयोगिता को बनाया। तो प्रोडक्शन में एक तो हम हमेशा क्या करते हैं? उपयोगिता को बनाते हैं। और दूसरा, उसकी वैल्यू में भी एडिशन होता है। जैसे कि लकड़ी जो थी वो 1,000 की थी, लेकिन जब जो फर्नीचर है वो 10,000 का हो गया। तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर वी क्रिएट सम यूटिलिटी और एड वैल्यू। तो उसी को जो है हम प्रोडक्शन या उत्पादन कहते हैं। तो प्रोडक्शन हमने समझा, और मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है। बिना प्रोडक्शन के तो मार्केट काम कैसे करेगा? तो ये है। अब हम दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो उसको हम समझे अगर, तो वो है हमारा कंजम्पशन। अब कंजम्पशन तो बहुत ईजी है। कंजम्पशन तो बहुत ज़्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन होता क्या है? यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप गुड्स एंड सर्विस का यूज कर रहे हो तो आप कंजम्पशन कर रहे हो, और बिना कंजम्पशन के तो फिर प्रोडक्शन होगा ही नहीं। प्रोडक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग चीज़ों को यूज कर रहे जा रहे हैं बार बार, और बारी बार प्रोडक्शन होता जा रहा है। तो कंजम्पशन का मतलब ही होता है फाइनल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो, हम गुड्स यानी कि वस्तु है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं गुड्स एंड सर्विस होता क्या है। देखो, गुड्स मतलब वो चीज़ें जो टेंजिबल है, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। सर्विसेज वो जो होती है जो इनटेंजिबल होती है। अब इनटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो बेसिकली मैं भी प्रोडक्शन का ही काम कर रहा हूँ, लेकिन वो सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो। देखो, इसमें आप मेरा जो नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है उसको आप हाथ लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। मतलब ये सर्विस ट्रांसफर हो रही है। आप बैंक गए, आपने बीमा लिया, तो बीमा जो करवाया, तो बैंक का जो बैठा आपने कोई वस्तु थोड़ी दी, उन्होंने इंश्योरेंस करके आपको क्या दी? सर्विस दी। तो प्रोडक्शन सर्विस का भी होता है, और प्रोडक्शन गुड्स, गुड्स का तो सिंपल है बेटा। जिस कॉपी में आप लिख रहे हो, जिस पेन से आप लिख रहे हो, जिस मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, ये मोबाइल, ये कॉपी, ये पेन, ये सब क्या है? गुड्स है। तो इस पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन के मामले में दो ही चीज़ों का जो है प्रोडक्शन या उत्पादन हो सकता है, या तो वस्तुओं का या तो सेवाओं का, गुड्स का या सर्विसेज का। तो हमने समझा कि अगर गुड्स एंड सर्विस इस इकोनॉमी में बनी, इस दुनिया में बनी, और अगर हमने उसका यूज़ कर लिया तो वो कंजम्पशन कहलाता है। तो पहला प्रोडक्शन हमने समझा, दूसरा कंजम्पशन हमने समझा। तीसरा हम बात करें अनदर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वो हमारा है एक्सचेंज। अब एक्सचेंज तो सिंपली मैंने आपको पहले भी बता दिया था। एक तरफ प्रोड्यूसर है जो वस्तुओं को बना रहा है, और दूसरी तरफ जो है कंज्यूमर है, यानी हम लोग जो वस्तुओं का यूज कर रहे हैं। अब प्रोड्यूसर ने जो गुड्स एंड सर्विस है वो दी, तो कंज्यूमर को बदले में पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या हुआ? एक्सचेंज। कुछ चीज़ें दी तो बदले में पैसे लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज। और मार्केट पूरा एक्सचेंज पे भी चलता है। ठीक है, तो एक हम ये भी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। फिर हम अनदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हम समझते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन को आपको समझना है तो पहले आपको वापस से प्रोडक्शन याद दिला दूं मैं। देखो, प्रोडक्शन जो होता है ना, वो कुछ वस्तुओं की डिमांड करता है। देखो, आपको अगर उत्पादन करना है तो आपको कुछ हेल्प लगेगी। आप ऐसा नहीं है कि अकेले प्रोडक्शन कर लोगे। क्या? किनकी? आपको कुछ वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आप प्रोडक्शन कर पाओगे। जैसे आपको मशीन चाहिए होगी, जैसे आपको एक घर चाहिए होगा जहां पर आप मशीन रखोगे, फिर आप वस्तुओं को बनाओगे। अब जो भी वस्तु आप बना रहे हो, प्रोडक्शन आप कर रहे हो, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाया तो आपको लकड़ी भी चाहिए थी। तो हमेशा बेटा प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ वस्तुएं चाहिए होती है, तो उसी को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना।
कुछ प्रोडक्शन करने के लिए कुछ वस्तुएं चाहिए होती है, उसी को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, अगर आपको वो समझना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है अगर आपको वो समझना है, तो आपको 5 चीजें याद रखनी है। पहला ये होता है लैंड, दूसरा ये होता है लेबर, तीसरा ये होता है कैपिटल, और चौथा जो होता है वो होता है इंटरप्राइज। या आप अभी क्योंकि नए हो इकोनॉमिक्स में, तो आप बोल सकते हो ह्यूमन कैपिटल, जो आप पढ़ के आए होंगे पिछली क्लासों में कभी। ह्यूमन कैपिटल 10th में हमने पढ़ा था सोशल साइंस में। तो देखो, आपको अगर प्रोडक्शन करना है, सबसे पहले आपको जमीन चाहिए होगी, ठीक है। फिर कुछ मजदूर चाहिए होंगे, कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब यहाँ पे पैसा, मशीन, या जो भी चीजें हमें लगी पैसे के रूप में, तो वो सब कैपिटल होती है ना। जैसे रॉ मटेरियल, जैसे लकड़ी चाहिए थी, लकड़ी भी तो हमारे लिए क्या हो गया, हमारा कैपिटल था, उसके बदले हमें पैसा देना पड़ा था। और इंटरप्राइज या ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि इन सब चीज़ों को संभालने वाला व्यक्ति। देखो, कोई भी बिजनेस करेगा तो हर कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा इस दुनिया में। अगर हर कोई बिजनेस करता तो फिर तो हर कोई मुकेश अंबानी बन जाता, ऐसा नहीं है ना। तो कुछ लोग रिस्क लेते हैं और बिजनेस करते हैं, और वो रिस्क जो होता है वही उनको आगे चलकर प्रॉफिट देता है। तो वो जो क्षमता है, वो जो कैपेसिटी है रिस्क लेने की, उसी को हम बोलते हैं इंटरप्राइज या ह्यूमन कैपिटल, है ना। उसमें स्किल का होना, वो क्वालिटी होना कि वो बिजनेस कर रहा है और उसमें मुनाफा यानी प्रॉफिट को कमा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ये 4 चीजें लगती है प्रोडक्शन में। लेकिन हम तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ ही नहीं रहता, हम तो पढ़ते डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब हमें वही समझना। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपने जमीन ली है तो आपको उनको रेंट देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। अगर आपने लेबर लिया है, लेबर यानी श्रम यानी मजदूर लिए हैं, तो आपको उनको वेजेस देने पड़ेंगे, वेतन देना पड़ेगा। अगर आपने कैपिटल लिया है तो बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि आपने मार्केट से कोई मशीन उठाई, तो हो सकता है आपने उसको लिया और उसके बदले में आपको ब्याज देना पड़ेगा। मार्केट से पैसा उठाया तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। और इंटरप्राइज वगैरह मतलब किसी व्यक्ति ने रिस्क लिया, बिजनेस किया, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो नेशनल इनकम है हमारे देश की, वो इन चीज़ों में बढ़ जाती है। जमीन के बदले किराया, लेबर के बदले वेजेस, पूंजी कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, इंटरप्राइज। तो ये जो बंटवारा हुआ, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देखो बेटा, इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई है, ये तो ABCD है ना। जैसे हम बचपन में ABCD सीखते थे ना, तो हमें लगता था यार हम क्यों सीख रहे हैं। आगे चलकर हमें पता चला, अच्छा ABCD का यूज होता है APPLE, एप्पल मतलब सैंपल। तो हमें आगे चलकर पता चला ना कि अच्छा ऐसा यूज होगा इंग्लिश का, पूरे पूरे सेंटेंस बनाएंगे हम। वैसे ही ये वो ABCD जो आपको लगा यार क्यों पढ़ा रहे हैं और सीधा सीधा क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये वो ABCD है जिसको चलकर आगे आप पूरा पूरा सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। तो अभी जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उस पर ध्यान दो, क्योंकि प्रोडक्शन पूरा एक चैप्टर है 12th में चलकर, तो हम उसमें डिटेल में पढ़ने वाले प्रोडक्शन को। फिलहाल आपको सिर्फ बेसिक बेसिक डेफिनेशन सीखनी है, तो पहला ही चैप्टर चल रहा है हमारा। तो प्लीज आप टेंशन मत लो, बस जितना बता रहा हूँ उतना समझो, उससे ज्यादा कुछ मत सोचो। पूरी इकोनॉमिक्स में बहुत ईजी कर दूंगा, वो मुझ पर छोड़ दो। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर ये रहा। नाउ अगर हम लास्ट हमारा जो ब्रांच है उसकी बात करें, तो वो है पब्लिक फाइनेंस। और पब्लिक फाइनेंस का मतलब मैंने बताया था ना आपको, कि जो भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं, जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, प्लानिंग मतलब कहाँ कितना पैसा लगाना है। तो ये गवर्नमेंट के जितने भी पैसे की लेन देन की बात आती है, तो वो पब्लिक फाइनेंस में हम पढ़ते हैं। तो ये 5 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। अगर वन बाय वन हम समझे, देखो ये रहा ब्रांचेस या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहला क्या है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस। अब प्रोडक्शन की आप डेफिनेशन यहाँ पर बनी बनाई अगर चाहो सीखना सीख सकते हो। इट रेफर्स टू ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट क्रिएट यूटिलिटी। पहली कंडीशन मैंने बोला था, उसमें यूटिलिटी क्रिएट होती है और एड वैल्यूज की वैल्यू बढ़ती है टू गुड्स एंड सर्विस। इट इंक्लूड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इनपुट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज इनटू आउटपुट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। अब इसका मतलब ये है, प्रोडक्शन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें हम जमीन का, लोगों का, पैसों का, और एक किसी व्यक्ति ने इन सब का रिस्क लिया होता है, और कुछ वो जब आउटपुट मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन करता है उसी प्रक्रिया को, और वो क्यों करता है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, मतलब हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तो हम प्रोडक्शन करते हैं। और इसी प्रोसेस को जो है हम प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो,
तो फिर कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है ये भी। यूजिंग गुड्स एंड सर्विस, जो प्रोडक्शन हुआ था गुड्स एंड सर्विस का, उसका अब यूज करना फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। इट रिप्रेजेंट द फाइनल यूज ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी, और ये बताता है कि किसी भी इकोनॉमी में चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, वस्तुओं का इस्तेमाल हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है ना। आगे जाकर हम और अच्छे से पढ़ेंगे इनको, ठीक है, फिलहाल आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नाउ एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज रेफर्स टू एक्ट ट्रांसफॉर्मिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर थ्रू बाइंग एंड सेलिंग। खरीदना बेचने के थ्रू जो एक्सचेंज हो रहा है, किसका? गुड्स एंड सर्विस का, उसी को एक्सचेंज कहते हैं। इट इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग गुड्स सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी फॉर मनी, है ना, कि पैसों के बदले में गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होना, तो इसी को एक्सचेंज बोलते हैं। अगली इकोनॉमिक एक्टिविटी है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इट डील्स विथ हाउ द नेशनल इनकम या आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, आउटपुट ऑफ इकोनॉमी मतलब जितना भी कमाया किसी देश ने, इज शेयर्ड अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बांट देना। अब वो क्या रहेगा आप लिख सकते हो, इसके नीचे ये डेफिनेशन रहेगी, आप यहाँ पर लिख देना। क्या लिखोगे? पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखना, आपको याद रहना चाहिए। लैंड, लेबर, तीसरा कैपिटल, और लास्ट जो है ह्यूमन कैपिटल लिख लेना या एंटरप्राइज लिख लेना। या आगे चलकर आप जो इसको पढ़ने वाले हो वो क्या पढ़ोगे, आपको याद है बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ोगे आप, है ना। इंटरप्राइज की जगह आप बहुत जगह एंटरप्रेन्योरशिप लिखा हुआ देखोगे। उसका मतलब भी होता है द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, है ना, उसी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो आप आगे चलकर पढ़ोगे, इनको टेंशन मत लो अभी। तो जमीन के बदले में क्या बोला था मैंने? किराया देना पड़ेगा। लेबर है तो वेजेस देने पड़ेंगे, वेतन देना पड़ेगा उनको। कैपिटल है तो आपने उठाया मार्केट से, तो उसके बदले में आपको ब्याज देना पड़ेगा। और किसी व्यक्ति ने रिस्क लिया और ये सब कुछ करा तो उसको क्या मिलेगा बदले में? प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा है पब्लिक फाइनेंस। तो अगर आप इसको पढ़ो पब्लिक फाइनेंस को, है ना, तो इजी है। पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, कहाँ खर्चा कर रही है। बोरोइंग्स, गवर्नमेंट ने कहाँ से पैसे ले रखे हैं। और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गवर्नमेंट की क्या क्या प्लानिंग है, जहाँ पैसा लगाने वाली है गवर्नमेंट, तो वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी 5 हमने पढ़ी, आप इनको कवर कर लीजिएगा विद डेफिनेशन। नाउ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का नेचर यानी उसकी जो है क्या बोलते हैं उसका नेचर कैसा है, नेचर को हिंदी में क्या बोलता है, आई डोंट नो, मैं अभी भूल रहा हूँ फिलहाल। प्रकृति, है ना, कि भाई जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है या आर्ट है। देखो साइंस क्या होता है बेसिकली समझते हैं। जैसे कि आपने अपने 9th-10th में पढ़ा होगा, कि 9th में पढ़ा होगा आई थिंक, कि कोई चीज़ हम छोड़ रहे हैं तो वो नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी एक काम कर रही है जिसकी वजह से कोई भी वस्तु जो होती है नीचे की ओर गिरती है। तो मुझे बताओ ये सिर्फ हमारे भारत देश में होती है या पूरे वर्ल्ड में होगी? पूरे वर्ल्ड में होगी। तो साइंस जो बात करता है ना वो यूनिवर्सली बात करता है, पूरे वर्ल्ड में काम करती है, पूरी दुनिया में काम करती है, तो इसलिए वो साइंस है। और आर्ट्स का मतलब ये होता है कि जो अनुभव बताता है ना, कि ऐसा हो सकता है। साइंस सिर्फ बता देता है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, लेकिन आर्ट जो होता है वो एक तरीके से सामाजिक या सोशल कंडीशन होती है जो लोगों को ध्यान में रखकर हम काम करते हैं, जिसमें एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो आर्ट होता है। तो सवाल है कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? तो मैं बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। क्यों है समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम आपको, है ना, एग्जांपल लेते हैं। जब भी हाल ही मतलब जैसे मान लो पेट्रोल है, ठीक है, अभी पेट्रोल के प्राइस जो चल रहे हैं वो मान लो 100 रुपये चल रहे हैं। तो हम जो है 5 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं। पता चला है कि पेट्रोल के भाव बढ़कर 1000 हो गए, है ना, पेट्रोल के भाव बढ़ गए और 1000 हो गए। तो हम पहले 5 लीटर पेट्रोल ले रहे थे, इसका मतलब अब थोड़ी 5 लीटर लेंगे। अब हमने बोला कि हम जो है 1 लीटर ही पेट्रोल लेंगे। तो इससे हमें पता क्या चला कि अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसके रिस्पोंड में उसकी जो डिमांड होती है वो जो है गिर जाती है। देखो पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो पेट्रोल की डिमांड कम हो गई। तो ये ऐसा थोड़ी कि इंडिया में, ये तो इकोनॉमिक्स आप कहीं भी पढ़ लो, पूरी वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली, तो ये तो फैक्ट है कि ऐसा ही होगा, प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम होगी। तो इकोनॉमिक साइंस तो है क्योंकि कुछ नियम है जो लागू होते हैं, जो पूरे दुनिया में लागू होते हैं।
लेकिन इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है, कैसे समझते हैं? जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम हमारे देश में टैक्स लगा देते, टैक्स को बढ़ा देते हैं। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि टैक्स बढ़ाते हैं, अब टैक्स बढ़ाएंगे तो क्या लगता है हमारे देश में अधिकतर लोग जो है या तो गरीब है या मिडिल क्लास फैमिली है, और अगर टैक्स बढ़ेगा तो कहाँ न कहाँ उन सब पर अचानक से बोझ आ जाएगा। तो अब टैक्स बढ़ाने में हर अच्छा इतना हलवा नहीं है। टैक्स बढ़ाने में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास काफी अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, अनुभव होगा उसका, एक्सपीरियंस होगा उसका, ठीक है, उसका जजमेंट होगा, है ना, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तब जाके वो टैक्स लगाएगा, ताकि अचानक से लोगों पे बोझ ना बढ़ जाए। तो वो साइंस तो बता देगा कि ठीक है टैक्स बढ़ा लो, लेकिन वो उस व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि किन चीज़ों पे टैक्स बढ़ाए और किन चीज़ों पे टैक्स नहीं बढ़ाए। जैसे कि कोई सस्ती वस्तु है, जैसे एक बाइक है, अब बाइक मान लो एक 100 सीसी की 125 सीसी की बाइक है, तो वो तो आम आदमी यूज़ करता है, तो बोलेंगे यार चलो एक काम करते हैं, इस पर टैक्स कम बढ़ाते हैं, सिर्फ 2-3% ही बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सुपर बाइक आती है ना, वो जो 5 लाख 10 लाख की आती है, 500 सीसी 1000 सीसी, तो वो तो यार सोचते हैं कि यार अमीर लोग यूज़ करेंगे, तो एक काम करते हैं उस पर 30% टैक्स लगा देते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि अपने अनुभव का यूज़ करा कि इंडिया में 80% लोग जो है वो तो गरीब है, 20% लोग जो है वो अमीर है। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, अधिकतर 80% लोग जो होते हैं वो तो सस्ती बाइक ले रहे हैं, वो तो 1 लाख की बाइक ले रहे हैं, तो एक काम करते हैं 1 लाख वाली बाइक पर जो है हम सिर्फ 2% जो है टैक्स लगाते हैं। लेकिन 20% लोग तो बहुत पैसे वाले हैं, तो एक काम करते हैं जो 2 या 3 लाख वाली बाइक लेगा तो उस पर हम जो है आज से 30% टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो साइंस तो क्या बताता है कि भाई टैक्स बढ़ा दो, अब क्या करना आप देखो। लेकिन अनुभव ये बताता है कि अगर हमने टैक्स सबके लिए एक जैसा बढ़ा दिया तो चीज़ें बिगड़ जाएगी। तो ये तो कला होती है व्यक्ति की, उसको समझना पड़ता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स साइंस भी है और इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। तो हमको यही आंसर हमारा तैयार करना है। देखो हम यहाँ पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स एज ए साइंस हम पढ़ें। अब साइंस क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो होता है एक तो सिस्टमेटिक स्टडी करता है जो भी चीज़ होती है। देखो हमारी बुक है जिसमें सिस्टमेटिक सब कुछ लिखा हुआ है, और साइंस भी यही करता है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी। इस स्टडी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पर जैसे प्रोडक्शन पढ़ा हमने, कंजम्पशन पढ़ा हमने, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, तो ये तो साइंस है ना, ये तो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है कि ऐसा होता है। तो कहाँ ना कहाँ सिस्टमेटिक भी स्टडी होती है इसकी, जो कि साइंस में भी होती है। तो ये साइंस है। फिर कोज एंड इफेक्ट रिलेशन बताता है। कोज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर हमने प्राइस बढ़ाए तो डिमांड कम हो जाएगी। याद करो, पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो उसकी डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुए तो डिमांड बढ़ गई। तो कोज क्या था? प्राइस बढ़ना। उसका इफेक्ट क्या देखने को मिला? उसकी डिमांड कम हो गई। तो ये भी साइंस का काम था। यूज ऑफ स्टेटिस्टिक्स। अब यूज ऑफ स्टेटिस्टिक्स की हम बात करें, एक सेकेंड ना, यूज ऑफ स्टेटिस्टिक्स की हम बात करें, इसका मतलब ये होता है जैसे आपको पता होगा कि ग्राफ वगैरह, ये ग्राफ बनाते हैं ना तरह तरह के ग्राफ, और हम टेबल वगैरह बनाते हैं, मैथ्स हम बनाते हैं टेबल वगैरह हम, और ग्राफ बनाते हैं। तो ये तो साइंस का हिस्सा है। तो हम इकोनॉमिक्स में हम ग्राफ और ये टेबल बनाने वाले हैं, मतलब इकोनॉमिक्स साइंस भी पढ़ती है। और यूनिवर्सली वैलिडिटी, मतलब पूरी दुनिया में इसको माना गया है, इन नियम को माना जाता है। मतलब कहाँ न कहाँ इकोनॉमिक्स साइंस भी होती है, एंड ऑल्सो एज वेल एज आर्ट्स। इट गिव्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। क्योंकि साइंस तो ये बता देता है कि टैक्स बढ़ा दो, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या बताया कि एक काम करो, 80% लोग क्योंकि 1 लाख वाली गाड़ी खरीद रहे थे, एक काम करो उस पर सिर्फ 2% टैक्स बढ़ाओ। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देता है इकोनॉमिक्स, इसलिए आर्ट्स भी है। इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, जैसे कि बताया गया था ना कि यार 1 लाख वाली बाइक पे मत करो, तो डिसीजन ले लिया जाता है। तो ये भी एक कला है, तो ये भी आर्ट्स की गिनती में आ जाता है। फिर हम बात करें तो इट रिक्वायर स्किल एंड जजमेंट। मैंने बोला था अनुभव चाहिए होता है, स्किल चाहिए होती है, जजमेंट चाहिए होता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, और वो साइंस नहीं बताएगा, वो तो व्यक्ति का अनुभव बताएगा। ये तो उसकी कला है कि वो समझ सकता है कि यार मार्केट कैसे काम कर रहा है। तो ये आर्ट्स का हिस्सा है। इट एम टू इम्प्रूव वेलफेयर, और ये जो होता है भलाई का काम करता है। और साइंस को भलाई से मतलब नहीं है, साइंस तो ये बताता है कि अगर ऐसा करा तो ऐसा होगा। जैसे प्राइस बढ़ाओ तो सीधी सी बात है डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटा दो तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन डिमांड कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए तो हमको समझना पड़ेगा कि समाज में गरीब लोग हैं तो किसी चीज़ों का प्राइस कम रखो, अमीर लोग जो यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों का प्राइस। तो ये इम्प्रूव करता है, वेलफेयर इम्प्रूव करने की बात करता है, ये समाज सुधार की बात करता है, ठीक है, कल्याण की बात करता है। तो ये कला है, इसीलिए हम बोलते हैं साइंस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट्स। तो ये दोनों आंसर आप मिक्स कर कर दोनों का आंसर तैयार कर सकते हो। फिलहाल नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाउ इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इवन 12th के लिए भी। इकोनॉमिक्स जो है वो
पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। अब ये होता क्या है, पहली बात तो ये, अब आप याद रखना बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी सुनोगे, पॉजिटिव साइंस भी सुनोगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी सुनोगे और नॉर्मेटिव साइंस भी सुनोगे, तो दोनों एक ही रहेगा। लेकिन ये होता क्या है, उससे पहले मैं आपको एक सवाल देता हूँ, उसका आप जवाब देना। सवाल ये है कि लास्ट हमारी जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ। उसमें बताया गया था कि हमारे देश की जो आबादी है वो 125 करोड़ के आसपास है, 125 करोड़ की आबादी है। तो ये फैक्ट है, ये गवर्नमेंट ने डाटा दिया था। अब मैं बोल रहा हूँ एक बात कि 2030 तक आते आते, मान लो आप में से एक बच्चे ने बोला कि सर 2030 तक आते आते हमें लग रहा है कि 200 करोड़ आबादी हो जाएगी। ठीक है, मैंने बोला कि नहीं यार 200 तो नहीं हो पाएगी, कम से कम 180 हो पाएगी। लेकिन एक बच्चे ने बोला सर 200 की बात कर रहे हो, हमारे देश में तो 250 करोड़ आबादी हो जाएगी। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी, एक तरफ 2011 में 125 करोड़ आबादी थी, गवर्नमेंट ने जनगणना करवाई और ये बताया। इस पे कोई बच्चा नहीं बता सकता है कि सर 125 ने 130 थी। ऐसा नहीं कि मैं बताऊं 130 नहीं बेटा 150 थी। वो तो आंकड़ा बिल्कुल वहां पर लिखा हुआ है, डाटा जो है बिल्कुल लिखा हुआ है कि इतना ही पॉपुलेशन थी। तो उस पर मैं और तुम कोई बहस नहीं कर सकते, कोई ओपिनियन नहीं दे सकते। लेकिन 2030 में क्या होगा, उस पर कितनी भी बात हो सकती है। कोई 200 करोड़ बोल देगा, कोई बोला सर 1000 करोड़ से कम नहीं होंगे 2030 में। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी कि एक बात करता है फैक्ट की, जो है सो है फैक्ट, और एक बात करता है ओपिनियन की। ठीक है, ठीक है, डिबेट की। डिबेट का मतलब है ना कि कोई बोलता है हो भी सकता है, कोई बोलेगा नहीं हो सकता है, डिबेट की बात करता है। तो जो फैक्ट की बात करता है वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और जो ओपिनियन या डिबेट की बात करता है वो होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल मैंने देख के बताई दिए। तो ये होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो एक बात करता है बेटा वोट इज, कि क्या था, वोट इज क्या है, जैसे इतना है, ये है, इतनी आबादी थी, आज इतनी स्थिति, आज पेट्रोल के भाव 106 रुपए है। तो ये वोट इज इतनी बात करता है, क्या है, ये है। तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और एक बात करता है वोट आउट टू बी, कि क्या हो सकता है, क्या निकल के आएगा आगे, वोट आउट टू बी, क्या हो सकता है। तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन डिबेट एंड ओपिनियन विच इज नॉर्मेटिव, एंड बेस्ड ऑन फैक्ट इट इज पॉजिटिव। तो ये आपको याद रखना है। और इनकी डेफिनेशंस की हम बात करें तो देखो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इट इज डील्स विथ व्हाट इज एक्चुअली फैक्ट एंड रियलिटी, ये रियलिटी की बात करता है। डिस्क्रिप्टिव एंड फैक्चुअल होता है ना, जो होता है बिल्कुल सही होता है, फैक्ट होता है। कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव ट्रू और फॉल्स, जो कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर गलत कैसे हो सकता है, वो हम पता लगा सकते हैं ना। जैसे मैंने बोला कि यार नहीं 2011 में 130 करोड़ आबादी थी, तो आप बोल दो सर तो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि 2011 में गवर्नमेंट के हिसाब से 125 करोड़ ही थी, है ना। तो गलत बता सकते हैं ना, सही है गलत है, तो वो इसकी बात हो रही है। नाउ लास्ट हमारा राइज इन प्राइस रेड्यूस डिमांड, ये एक सा एग्जाम्पल है ना। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं हम इसका कि अगर प्राइस बढ़े डिमांड कम हो जाएगी, तो ये तो फैक्ट है, इसको थोड़ी बदल सकते हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। दूसरी ओर हम बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो ये क्या होता है, इट डील्स विथ वॉट आउट टू बी, है ना, वॉट आउट टू बी, कि क्या हो सकता है, क्या निकल के आएगा। जैसे ये ओपिनियन और जजमेंट बेस्ड होता है। जैसे मेरा जजमेंट है कि 2030 में इतनी पब्लिक होगी, इतनी पॉपुलेशन होगी, तो मेरा अपना जजमेंट है, मेरा अपना ओपिनियन है। तो ये सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव नेचर होता है, प्रिस्क्राइब करा होता है, ऐसा लगता है हमें कि ऐसा हो सकता है, गारंटी नहीं है। वैल्यू बेस्ड होता है, सभी के अपने अपने वैल्यू होती है, उसके हिसाब से होता है। बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीफ, व्यक्तिगत मान्यता के हिसाब से होता है, मेरा मानना अलग है, तुम्हारा मानना अलग है, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। जैसे कि गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस, हो सकता है गवर्नमेंट कर भी दे कम, ना भी करे, है ना। मैं बोलूंगा कि गवर्नमेंट कम कर देगी तो आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कर देंगे, कुछ बच्चे बोल देंगे और बढ़ा देंगे। तो ये अपनी अपनी सोच हो सकती है। तो ये होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो बस आई थिंक बस खत्म है आज का लेक्चर हमारा। आई होप हमने बहुत अच्छे से आज के लेक्चर को एंजॉय करा होगा, और इसी तरीके से हम जो है पूरी इकोनॉमिक्स को बहुत सिंपल तरीके से कवर करने वाले। तो बस बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।